वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की पोइम का टॉपिक है ओड टू ऑटम। ये जॉन कीट्स की एक फेमस ओड है जो कि उसने 1819 में लिखी और 1820 में ये पोइम पब्लिश हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओड क्या है। ओड एक ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसमें किसी पर्सन, प्लेस या हैपनिंग को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके उसे अप्रिशिएट किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई के साथ किसी पर्सन, प्लेस या हैपनिंग की तारीफ़ की जाती है, जैसा कि हमारे यहाँ उर्दू में गज़ल या कसीदा में किया जाता है। इसके बाद ऑटम पे आते हैं। इससे पहले ये और इसके बाद तमाम पोइट्स तकरीबन स्प्रिंग सीज़न को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन जॉन कीट्स उन पोइट्स में से है जिसने ऑटम को प्रेफर किया है। इस पोइम के 3 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा की 11 लाइन्स हैं। इस तरह से ये पोइम टोटली 33 लाइन्स पर कंसिस्टेड है। इसके फर्स्ट स्टेंजा में पोइट राइपननेस ऑफ क्रॉप्स का जिक्र करता है, यानी फसलों के पक जाने का जिक्र करता है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में पोइट उन राइपन्ड क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के प्रोसेस का जिक्र करता है, यानी उन पकी हुई फसलों की कटाई का जिक्र करता है। और थर्ड यानी इसके लास्ट स्टेंजा में पोइट इस ऑटम सीज़न के वापस चले जाने का जिक्र करता है और इसके साथ साथ इसके जितने भी अपने सॉन्ग्स हैं, जिस तरह स्प्रिंग के सॉन्ग्स होते हैं इस तरह से ऑटम के भी अपने सॉन्ग्स हैं, उन सॉन्ग्स का जिक्र करता है कि ऑटम में वो कौन कौन से सॉन्ग्स हैं जो कि गाए जाते हैं। उसके बाद इस पोइम में ब्यूटी ऑफ नेचर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की ब्यूटी पर भी पोइट ने रोशनी डाली है। और इसका जो सेकंड स्टेंजा है उसमें इसने ऑटम को एक औरत के साथ कंपेयर किया है, यानी औरत की खूबसूरती और ऑटम की खूबसूरती का आपस में कंपैरिजन किया है। इस पोइम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम की ग्लॉसरी, उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। इसके फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, सीज़न यानी मौसम, ऑफ मिस्ट्स यानी धुंध, एंड मेलो और पके हुए पुख्ता फ्रूटफुलनेस फलों का। ऑटम धुंध और पके हुए फलों का मौसम है। क्लोज बोसम फ्रेंड, ये बहुत गहरा दोस्त है। ऑफ मैच्योरिंग सन, आबोताब से चमकते हुए सूरज का। यहाँ पोइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है बोसम फ्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। वो कहता है कि मौसम ख़ज़ां धुंध और पके हुए फलों का मौसम है और ये पूरी आबोताब के साथ चमकते हुए सूरज का बहुत करीबी दोस्त है। कंस्पायरिंग विद हिम, जो कि उसके साथ सरगोशी करता है, साजिश तैयार करता है। कंस्पायर का मतलब है साजिश तैयार करना। ये साजिश वैसे तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखने वाला वर्ड है, लेकिन यहाँ इसकी कॉनोटेशन पॉजिटिव होगी। कंस्पायरिंग जो कि सरगोशी कर रहा है, साजिश कर रहा है। विद हिम से मुराद इधर है सूरज के साथ, सन के साथ, यानी ऑटम और सन आपस में विस्परिंग कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं। क्या चीज़ की? हाउ टू लोड, के किस तरह लाद दिया जाए, एंड ब्लेस और नेमत से सरफराज किया जाए, विद फ्रूट फलों को, द वाइन्स उन अंगूर की बेलों को। यानी सूरज और मौसम ख़ज़ां आपस में साजिश कर रहे हैं कि किस तरह अंगूर की बेलों को फलों से लाद कर नेमत से सरफराज कर दिया जाए। कौन सी अंगूर की बेलें? दैट राउंड द थैच ईव्स रन। थैच मींस गोल घास फूस की बनी हुई, ईव्स छतें, रन उनके ऊपर से जो बेलें बड़ी तेज़ी से गुज़र रही हैं। यानी सूरज और मौसम ख़ज़ां आपस में साजिश तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से अंगूर की उन बेलों को फलों से लाद कर इस नेमत से सरफराज कर दिया जाए। वो बेलें जो कि घास फूस की बनी हुई गोल छतों के ऊपर से बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई गुज़र रही हैं। टू बेंड, अब दूसरी साजिश का जिक्र है, दूसरी कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है। टू बेंड और किस तरह झुकाया जाए, विद एप्पल्स सेबों के साथ, द मोस्ट कॉटेज ट्री उन दरख्तों को जो कि कई ज़्यादा झोंपड़ियों के साथ हैं।
कई ज़्यादा झोंपड़ियों के साथ जो दरख्त हैं उनकी शाखों को सेबों के साथ लाद कर किस तरह झुकाया जाए। उसके बाद थर्ड कॉन्स्पिरेसी है एंड फिल ऑल फ्रूट, और तमाम फलों को भर दिया जाए विद द रिपननेस, पुख्तगी के साथ, टू द कोर, उनके अंदर तक, उनके मरकज़ तक, सेंटर तक, और तमाम फलों को उनके मरकज़ तक कैसे मुकम्मल तौर पर पका दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी है टू स्वेल द गॉड, गॉड मीन्स पम्पकिन यानी कद्दू, और कद्दू को किस तरह फैला दिया जाए, यानी कद्दू को किस तरह पका कर उसका साइज़ बढ़ा कर दिया जाए। एंड प्लम्प द हेज़ल शेल्स, और किस तरह से, हेज़ल मीन्स वॉलनट यानी अखरोट, और किस तरह अखरोट को उसके छिलकों तक भर दिया जाए विद अ स्वीट कर्नल, मीठे गूदे या मीठी गिरी के साथ, और किस तरह से अखरोट को उसके छिलकों तक मीठी गिरी या मीठे गूदे के साथ भर दिया जाए। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, और ये जो छोटी कलियां हैं, ये डोडी है, इसको साइज़ को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए कि एक वक्त आ जाए लेटर, बाद में, फ्लावर्स फॉर द बीज, कि वही कलियां, वही डोडियां बाद में बड़ी होकर शहद की मक्खियों के काम आ जाएं और शहद की मक्खियों के लिए फूल बन जाएं, ताकि उन फूलों में से शहद की मक्खियाँ शहद अपना ले सकें। अनटिल दे थिंक, दे से मुराद यहाँ बीज हैं, अनटिल दे थिंक, यहाँ तक कि वो शहद की मक्खियाँ ये ना सोच लें वार्म डेज़, कि ये गर्म दिन, विल नेवर सीज़, कि ये गर्म दिन कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, यानी उनके जहन में ये आ जाएगा, ऑटम सीज़न इतना लंबा हो जाएगा कि उनके जहन में आ जाएगा कि ये गर्म दिन कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर, क्योंकि गर्मी ने, हैज़ ओवर ब्रिम्ड, मुकम्मल तौर पर भर दिए हैं, देयर क्लैमी, उनके, क्लैमी मीन्स मरतूब या नमदार, नमी वाले, सेल्स, छत्ते, या क्योंकि इन गर्म दिनों ने, मौसम ख़ज़ां के गर्म दिनों ने उनके छत्ते मुकम्मल तौर पर शहद से भर दिए हैं। ये वो कॉन्स्पिरेसीज़ थी जो कि ऑटम और मैच्योरिंग सन के दरमियान हो रही थी। सेकंड स्टेंजा में पॉइंट कहता है हु हैथ, हैथ मीन्स हैज़, नॉट सीन धी, धी मीन्स यू, किसने तुम्हें नहीं देखा, ऑफ्ट अक्सर, अमिड यानी इन द मिडल ऑफ, दरमियान में, दाए यानी योर, स्टोर गोदाम, कौन है जिसने तुम्हें अपने गोदाम में नहीं देखा। अब वो आटम को एड्रेस करते हुए कहता है और उसे एक वुमन के साथ कंपेयर करते हुए कहता है कि कौन है जिसने अक्सर तुम्हें अपने गोदाम में नहीं देखा, यानी तुम अपने गोदाम में पकी हुई फसल की शक्ल में हमेशा मौजूद होती हो। समटाइम्स, बाज़ौक़ात, हुएवर, जो कोई भी, सीक्स यानी तलाश करता है, अब्रोड, आबादी से बाहर ज़रा दूर जाएगा यानी खेतों में जाएगा, मे फाइंड, तो वो पा लेगा, दी यानी यू, तुम्हें, सिटिंग, बैठे हुए, केयरलेस, बेफिक्री से, ऑन आ ग्रेनरी फ्लोर, एक ऐसे फ़र्श पर जहाँ पर अनाज के ढेर लगे हों, यहाँ यानी जहाँ पर अनाज काट के ढेरों की शक्ल में लगा दिया गया हो, उस फ़र्श पर बैठे हुए, उस खेत पर बैठे हुए तुम्हें देखेगा। कौन है जिसने अक्सर तुम्हें अपने गोदाम में नहीं देखा। जब भी कोई शख्स आबादी से बाहर खेतों में जाएगा तो वो तुम्हें अनाज के ढेरों वाली फसल में बेफिक्री के साथ बैठे हुए पाएगा। उसके बाद दाए हेयर, तुम्हारे बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड, बड़ी नरमी से उड़ते हैं, बाय द विनोइंग विंड, उस हवा से जो कि घास और भूसे को अलग करते हुए चलती है। यानी जब घास को भूसे से अलग किया जाता है तो उस अमल के दौरान जो हवा चलती है वो तुम्हारे बालों को बड़ी नज़ाकत से उड़ाती है। ये आटम का पहला कैरेक्टर था इस स्टैंजा में। उसके बाद उसका सेकंड कैरेक्टर है और, या फिर ऑन अ हाफ रीप्ड, या फिर तुम आधी पकी हुई फसल पर, फ़रो, फ़रो का मतलब है खेत के दरमियान जब हल चला दिया जाता है तो उससे जो लाइनें बन जाती हैं उसे फ़रो कहते हैं। साउंड अस्लीप यानी गहरी नींद सोई होती हो, या तुम आधी कटी हुई फसल के दरमियान जो लाइनें होती हैं उन कतारों में बड़ी गहरी नींद सोई होती हो। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, और पॉपीज़ मीन्स खशखाश या पोस्त,
और खुशखाश या पोस्त की जो महक या धुआं होता है उसने तुम पर मदहोशी सी तारी कर दी है। वाइल जबकि दाई हुक मीन्स फसल काटने का आला, सिकल या दरांती वगैरह। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ उसने फसल के अगले ढेर को काटने से अपने आप को रोक लिया है। एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स और इसके साथ जुड़े हुए फूलों को भी, यानी तुम्हारी जो द्रांति है उसने अगली फसल और उसके साथ मुंसलिक फूलों को काटने से अपने आप को रोक लिया है। एंड और समटाइम्स बाज़ोकात लाइक अ ग्लीनर, अब इसका नेक्स्ट यानी थर्ड कैरेक्टर उसको दे रहा है ऑटम को। वो कहता है एंड समटाइम्स और बाज़ोकात लाइक अ ग्लीनर। ग्लीनर मीन्स खोशाची, यानी फसल की कटाई के बाद जो जड़ी बूटियाँ या दूसरे तिनके वगैरह रह जाते हैं उसे इकट्ठा करने वाले को ग्लीनर कहते हैं। वो कहता है और जब फसल कट जाती है तो उसके बाद तुम्हारी तीसरी हैसियत एक ग्लीनर की होती है, खोशाची की होती है। द डस्ट कीप स्टेडी यानी मुस्तकिल मिजाजी से, दाए यानी योर लेडन हेड अपने लदे हुए सर के साथ, अक्रॉस अ ब्रूक, ब्रूक मीन्स नदी, अक्रॉस दूसरी जानब, यानी फिर एक खोशाची की तरह तुम अपने सर पर फसल का बोझ उठाए हुए नदी की दूसरी जानब बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से जाती हो। और बाय अ साइडर प्रेस, साइडर प्रेस यानी सेब का जूस या शराब निकालने वाली मशीन। विद पेशेंट लुक, बड़े सब्र के साथ फिर तुम सेबों से जूस निकलने के अमल को देखती हो। दाओ यानी यू, वॉचेस्ट यानी वॉच करती हो, गौर से देखती हो। द लास्ट ऊजिंग्स यानी आखिरी कतरे तक, आर्स बाय आर्स कई घंटों तक। फिर आखिर पे यानी ये इसका फोर्थ कैरेक्टर है ऑटम का। वो कहता है कि तुम सेब का जूस निकालने वाली मशीन के पास बड़े सब्र से बैठकर कई घंटों तक उसका जूस निकलने के अमल को देखती हो, हत्ता कि उसके आखिरी कतरे तक को बड़े गौर से देखती हो। ये सेकंड स्टैंजा में इसने ऑटम को वुमन के साथ कंपेयर किया है और इसको 4 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स दिए हैं। उसके बाद थर्ड और लास्ट स्टैंजा में पोइट कहता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी मौसम बहार के गीत कहाँ हैं। ए हाँ यकीनन, वेयर आर दे वो कहाँ चले गए। थिंक नॉट ऑफ देम, उन गीतों के बारे में मत सोचो। वो या ऑटम से मुखातब हो के कहता है, ऑटम को एड्रेस करता है, कहता है कि मौसम बहार के गीतों के बारे में मत सोचो। इधर डेम से मुराद है सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी बहार के गीतों के बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूज़िक टू, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी मौसीकी भी है। वाइल जबकि बार्ड क्लाउड्स यानी धारीदार बादल, ब्लूम जो ख़ुद खिले होते हैं और वो खिला देते हैं, द सॉफ्ट नरमी से, डाइंग डे ढलते हुए दिन को। जब धारीदार बादल ख़ुद खिलकर सुर्ख हो जाते हैं तो वो शाम के वक़्त को यानी ढलते हुए दिन को बड़ी नरमी से खिलाकर सुर्ख कर देते हैं। एंड टच और छूते हैं द स्टबल प्लेन्स, उन मैदानों को जिसमें फ़सल की कटाई का अमल मुकम्मल हो गया हो और जड़ी बूटियाँ और घास वगैरह रह गई हो। विद रोज़ी ह्यू, रोज़ी यानी सुर्ख गुलाब जैसा, ह्यू रंग कलर। और तुम उन फसलों को या उन मैदानों को अपने सुर्ख रंग के साथ छूती हो जो कि जिनसे फसल काट ली गई हो। देन फिर इन अ वेलफुल कोयर, वेलफुल यानी गमनाक दर्दनाक, कोयर गीत। द स्मॉल नॉट्स, नॉट्स यानी मच्छर की तरह के कीड़े, इंसेक्ट्स। मॉर्न वो मातम करते हैं। फिर मच्छर या छोटे कीड़े दुखी या दर्दनाक गीत की शक्ल में मातम करते हैं। किस चीज़ का मातम करते हैं? तुम्हारे चले जाने का, क्योंकि अब तुम जा रही हो, फसल की कटाई करवाने आई थी, अब हार्वेस्टिंग का वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब तुम ऑटम जा रहे हो, इसलिए इस ऑटम सीज़न की एंडिंग की वजह से वो मातम कर रहे हैं, मौर्न कर रहे हैं। अमंग द रिवर सैलोज़, रिवर यानी दरिया, सैलोज़ यानी बैद के दरख्त, यानी जो छोटे मच्छर हैं वो दरिया के पास बैद के दरख्तों के दरमियान अपने दुखी गीतों से तुम्हारे जाने का मातम कर रहे हैं। बॉर्न अलॉफ्ट और सिंकिंग, उनकी आवाज़ कभी बहुत बुलंद हो जाती है, कभी डूब जाती है यानी मध्यम हो जाती है।
एज़ जैसा कि द लाइट विंड जैसा कि मध्यम हवा लीव्स और डाइज़ कब जब चले तो शोर पैदा करती है और जब बंद हो जाए तो मुकम्मल तौर पर सकूत तारी कर देती है। उस हवा की तरह उन मच्छरों या छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ भी कभी धीमी होती है और कभी तेज़ हो जाती है। एंड फुल ग्रोन लैम्स और पुख्ता उम्र की भेड़ें, लैम्स यानी भेड़ों के बच्चे, लाउड ब्लीट भेड़ की आवाज़ को कहते हैं, फ्रॉम हिली बॉर्ड, वो पहाड़ी इलाकों से पहाड़ी नदियों पर बहुत ऊंची आवाज़ में भेड़ें बोलती हैं। हेज क्रिकेट सिंग और झाड़ीदार जगहों पर क्रिकेट यानी झिंगर गीत गाते हैं। एंड नाउ और अब विद टिबल सॉफ्ट, उनकी आवाज़ अगरचे नर्म है लेकिन वो तीखी है। द रेड ब्रेस्ट यानी रॉबन विसल्स, सीटी बजाता है, फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, एक तयशुदा बाग का जो कता है उसमें रॉबन सीटियाँ बजाते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज़ और तमाम अबाबील इकट्ठे होकर ट्विटर चहचहाते हैं इन द स्काइज़, आसमानों में, और तमाम अबाबील आसमानों में चहचहाते हैं। यानी फ़र्स्ट 2 लाइन्स में पोइट ने कहा है ऑटम को मुखातब करके कि तुम स्प्रिंग के जो सॉन्ग्स हैं उनके बारे में मत सोचो क्योंकि तुम्हारे अपने गीत हैं। ये तमाम जो बर्ड्स की बोलियां थीं और जानवरों की जो बोलियां थी, परिंदों और जानवरों की, वही ऑटम के सॉन्ग्स हैं। इस पोइम का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम का मीटर। ये पोइम थारोली आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। सेकेंडली हम देखते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के 3 स्टेंजास हैं और फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई डी सी सी ई। इन अदर वर्ड्स इसकी फ़र्स्ट लाइन इसकी थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है। जैसा कि फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फ्रूटफुलनेस और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लेस, यानी नेस और ब्लेस आपस में राइम्ड हैं। सिमिलरली इसकी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है सन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रन। उसके बाद इसकी फिफ्थ लाइन इसकी 9th और 10th लाइंस के साथ राइम्ड है। यानी इसकी फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रीज़, 9th लाइन का लास्ट वर्ड है बीज़ और 10th लाइन का लास्ट वर्ड है सीज़। यानी इसकी 5th, 9th और 10th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद इसकी 6th लाइन और 8th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। 6th लाइन का लास्ट वर्ड है कोर और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है मोर, कोर और मोर। उसके बाद इसकी 7th लाइन इसकी 11th लाइन के साथ राइम्ड है। 7th लाइन का लास्ट वर्ड है शेल्स और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है सेल्स, शेल्स और सेल्स। इस तरह से 11th और 7th ये दोनों लाइंस आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड स्टेंजा की जानिब। इसके सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई। यानी इसकी फ़र्स्ट लाइन इसकी थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है। जैसा कि सेकंड स्टेंजा की फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्टोर और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लोर, स्टोर फ्लोर। सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है फाइंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है विंट। यहाँ पर उसने स्लांट राइम का यूज़ किया है। स्लांट राइम का मतलब है कि जब वावल सेम हो लेकिन उनकी साउंड डिफरेंट हो तो उसे स्लांट राइम कहते हैं, जैसे फाइंड और विंट। उसके बाद इसकी फिफ्थ लाइन इसकी 8th लाइन के साथ राइम्ड है। 5th लाइन का लास्ट वर्ड है अस्लीप और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है कीप। उसके बाद इसकी 6th लाइन इसकी 9th और 10th लाइंस के साथ राइम्ड है। जैसा कि 6th लाइन का लास्ट वर्ड है हुक, 9th लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रूक और 10th लाइन का लास्ट वर्ड है लुक। इसकी 7th लाइन इसकी 11th लाइन के साथ राइम्ड है। 7th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लावर्स और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है आवर्स। अब हम आते हैं इसके थर्ड स्टेंजा की जानिब। थर्ड स्टेंजा में भी सेम राइम स्कीम है जो कि सेकंड स्टेंजा में यूज़ की गई थी। यानी ए बी सी डी ई। यानी थर्ड स्टेंजा में भी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम्ड है।
जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है दे और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है डे। सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है टू और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है यू। उसके बाद इसकी फिफ्थ लाइन इसकी एट्थ लाइन के साथ राइम्ड है। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मोर और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बॉर्न। उसके बाद इसकी सिक्स्थ लाइन इसकी नाइन्थ और टेंथ लाइन्स के साथ राइम्ड है। यानी सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अलोफ्ट, नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सॉफ्ट, टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है क्रॉफ्ट। यानी इसकी सिक्स्थ, नाइन्थ और टेंथ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद इसकी सेवन्थ लाइन और 11th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डाइज और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है स्काइज। ये तो थी इस पोइम की राइम स्कीम। राइम स्कीम को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम की सिमिली की जानिब। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक, यानी एक जैसी खसूसियात या खूबियों की बिना पर दो चीज़ों का मुकाबला करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें हर फेस इज़ एज़ ब्राइट एज सन, उसका चेहरा उतना ही रोशन है जितना कि सूरज। तो ये यहाँ पर उसकी ब्राइटनेस एक क्वालिटी है जिसकी वजह पे से या जिसकी बेस पर किसी के चेहरे को सूरज के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये सिमिली है। अब अगर हम इस पोइम के स्टेंजा नंबर 2 को देखें तो स्टेंजा नंबर 2 की जो 8th लाइन है, यानी इस पोइम की 19th लाइन है, उसमें पोइट कहता है एंड समटाइम्स और बाज़ोकात लाइक अ ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। बात तुम एक खोशा चीं की तरह अपने सर पर फसल का बोझ उठाकर नदी की दूसरी जानब मुश्किल मिजाजी से चलती हो। यहाँ पर उसने आटम को ग्लीनर के साथ कंपेयर किया है उनकी मुश्किल मिजाज चाल की वजह से, तो इसलिए ये एक सिमिली है। उसके बाद इसका थर्ड स्टेंजा अगर हम देखें तो उसकी 5th से लेके 7th लाइन तक पोइट ने सिमिली यूज़ की है। और ओवरऑल अगर हम पोइम को देखें तो पोइम की लाइन नंबर 27 से लेके 29 तक पोइट ने सिमिली यूज़ की है। जैसा कि पोइट कहता है देन इन अ वेलफुल कोयर द स्मॉल नॉट्स बॉर्न अमंग द रिवर सैलोज बॉर्न अलोफ्ट सिंकिंग इन और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। वो कहता है कि जब मच्छर बैद के दरख्तों के दरमियान जो कि दरिया के किनारे पर लगे हैं उनके दरमियान दुखी गीत गाकर अपना मातम करते हैं तो उनकी आवाज़ कभी धीमी होती है और कभी तेज़ होती है। जैसा कि जब हवा चलती है तो शोर मचाती है और जब बंद होती है तो मुकम्मल तौर पर सकूत तारी कर देती है। यानी जैसे हवा चलने से कभी शोर पैदा होता है कभी सकूत तारी होता है, इसी तरीके से उन मच्छरों का जो दर्द भरा गीत है उनकी आवाज़ भी कभी मध्यम और कभी तेज़ होती है। यानी हवा की आवाज़ और नाट्स की आवाज़, इन दोनों को पोइट ने उनके मध्यम और तेज़ हो जाने की वजह से कंपेयर किया है। इस तरह से ये एक सिमिली है। उसके बाद हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली एंजेममेंट की तरफ। एंजेममेंट का मतलब है यानी एक ऐसी लाइन जिसको पढ़ने से हमें उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए हमें उसकी नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसे हम एंजेममेंट कहते हैं। इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं और उस लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं इस पोइम की जानिब। इस पोइम के स्टेंजा नंबर 1 में अगर हम लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 को देखें, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन नंबर 3 फर्स्ट स्टेंजा की, जिसमें पोइट कहता है कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, के आटम और मैच्योरिंग सन आपस में कंस्पायर कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि किस तरह से लाद कर नेमत से सरफराज कर दिया जाए। अब किस चीज़ को लादना है और किस चीज़ से लोड करना है, किस चीज़ को ब्लेस करना है, इसकी हमें लाइन नंबर 3 को पढ़ के समझ नहीं आती। उसके लिए हमें लाइन नंबर 4 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें पॉइंट कहता है विद फ्रूट, फलों के साथ, द वाइन्स, उन अंगूर की बेलों को, यानी अंगूर की बेलों को फलों के साथ लाद कर नेमत से सरफराज करना है। पॉइंट साथ ही कहता है दैट राउंड द थैच ईव्स रन, जो कि गोल घास फूस की छतों के ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो इस पोइम की फर्स्ट स्टेंजा की लाइन नंबर 3
रन ऑनलाइन है जिसमें पोइट ने एंजेममेंट यूज़ की है। उसके बाद इसी फर्स्ट स्टेंजा की अगर हम लाइन नंबर 7 को देखें तो वो भी रन ऑनलाइन है, जैसा कि पोइट कहता है टू स्वेल द गॉड, और कद्दू यानी पम्पकिन को किस तरह से पकाकर उसका साइज़ बड़ा करना है। एम प्लम्प द हेज़ल शेल्स, और अखरोट के छिलकों तक पहुंचा देना है या अखरोट को छिलकों तक भर देना है। अब किस चीज़ से फिल करना है, किस चीज़ से प्लम्प करना है, इसकी समझ नहीं आ रही। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लाइन नंबर 8 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो कि इसकी नेक्स्ट लाइन है, जिसमें पोइट कहता है विद अ स्वीट कर्नल, एक मीठी गिरी या मीठे गूदे के साथ। इस तरह से लाइन नंबर 7 जो है फर्स्ट स्टेंजा की वो भी रन ऑनलाइन है। उसके बाद अगर हम इसी पोइम के स्टेंजा नंबर 2 को देखें तो इस स्टेंजा की लाइन नंबर 2 जो है इसमें भी पोइट ने एंजेममेंट का यूज़ किया है, जैसा कि पोइट कहता है समटाइम्स, बाज़ोकात, व्हेनेवर, जब कभी, सीक्स अब्रॉड, कोई शख्स बाहर जाएगा, मे फाइंड, तो वो पा लेगा, वो तलाश कर लेगा। अब बाहर जाने वाला शख्स, खेतों की तरफ जाने वाला शख्स किस चीज़ को पालेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लाइन नंबर 3 पढ़नी पड़ेगी, जो कि इस पोइम की ओवरऑल लाइन नंबर 14 है, जिसमें पोइट कहता है दी, तुम्हें, यानी ए आटम सीज़न, तुम्हें वो पा लेगा सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, यानी उस खेत में जिसमें फसल काट कर फसलों के ढेर लगा दिए गए हों। इस तरह से इस स्टेंजा की यानी सेकंड स्टेंजा की सेकंड और ओवरऑल इस पोइम के लाइन नंबर 13 भी रन ऑन लाइन है, इसमें पोइट ने एंजेममेंट यूज़ की है। उसके बाद इसी स्टेंजा की यानी स्टेंजा नंबर 2 की जो 6th लाइन है और ओवरऑल वो इस पोइम की 17th लाइन है, उसमें पोइट कहता है ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, यानी तुम खशखाश या पोस्त की खुशबू या महक से मदहोशी के आलम में चली गई हो, वाइल दाई हुक, और तुम्हारी हुक ने, अब उसकी हुक ने उसकी जो सिकल है हार्वेस्टिंग का जो उसके पास एक टूल है, उसने क्या करना शुरू कर दिया है, इसकी हमें समझ नहीं आती। इसके लिए हमें इस स्टेंजा की 7th लाइन या ओवरऑल इस पोइम की लाइन नंबर 18 को पढ़ना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट लाइन है। इसमें पोइट कहता है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, यानी अगली फसल के ढेर को काटना और उसके साथ मुंसलिक फूलों को काटने का अमल उसने तर्क कर दिया है। इसी स्टेंजा नंबर 2 की अगर हम लाइन नंबर 8 को देखें, जो कि ओवरऑल इस पोइम की लाइन नंबर 19 है, उसमें पोइट कहता है एंड समटाइम्स, और बाज़ों का लाइक का ग्लीनर, एक ग्लीनर की तरह, दाउ डस्ट कीप, तुम उठाए हुए हो। अब क्या चीज़ उसने उठाई हुई है, वो नेक्स्ट लाइन नंबर 9 में यानी ओवरऑल पोइम की लाइन नंबर 20 में कहता है स्टडी दाई लीडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, यानी तुमने उठाया हुआ है अपने सर के ऊपर वज़न और तुम मुस्तकिल मिजाजी से उस नदी की दूसरी जानिब जा रही हो। ये थी इस पोइम में एंजेममेंट जो कि पोइट ने यूज़ की है। इसके बाद हम देखते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी किसी जानदार चीज़ की खसूसियात का किसी बेजान चीज़ को अता कर देना या दे देना, इस अमल को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अगर हम इसी पोइम की लाइन नंबर 2 को देखें, फर्स्ट स्टेंजा की लाइन नंबर 2 को देखें, तो उसमें कहता है क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी जो ऑटम है ये आबोताब से चमकते हुए सूरज का क्लोज बॉसम यानी बहुत करीबी दोस्त है। अब दोस्ती, फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश करना ये एक ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है, ह्यूमन क्वालिटी है, जो कि पोइट ने मैच्योरिंग सन और ऑटम को दे दी है। इस तरह से इस फर्स्ट स्टेंजा की लाइन नंबर 2 में पोइट ने क्लोज बॉसम फ्रेंड का वर्ड यूज़ करके एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। उसके बाद लाइन नंबर 3 अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की देखें, उसमें वो कहता है कंस्पायरिंग विद हिम, जो कि उसके साथ कंस्पायर कर रहा है, यानी उसके साथ कोई साजिश कर रहा है। अब साजिश करना, कॉन्स्पिरेसी तैयार करना, ये एक ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने मैच्योरिंग सन और ऑटम को अगेन दी है। इस तरह से कंस्पायरिंग का वर्ड थर्ड लाइन में एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद हम अगर स्टेंजा नंबर 2 की तरफ जाएं तो उसकी लाइन नंबर 4 में पोइट कहता है, स्टेंजा नंबर 2 की 4th लाइन में कहता है दाई हेयर, तुम्हारे बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड, बड़ी नरमी से बड़ी नज़ाकत से उड़ा रही है, बाय द विनोइंग विंड, वो हवा जो कि फसल से घास फूस या मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ अलग करने से पैदा होती है, वो हवा तुम्हारे बालों को बड़ी नज़ाकत से उड़ा रही है।
अब बालों का उड़ना ये एक वुमन की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने इस आटम को दी है। इस तरह से इस स्टेंजा की यानी स्टेंजा नंबर 2 की 4th लाइन और ओवरऑल इस पोइम की 15th लाइन है, इसमें भी पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसी स्टेंजा में ये सेकंड स्टेंजा बल्कि तकरीबन इसमें पर्सोनिफिकेशन ही यूज़ की है। फिर उसके बाद जैसा कि उसे हाफ रीप्ड फरो साउंड असलीप कहता है कि तुम बहुत गहरी नींद उस कतार के दरमियान सोई हुई हो जहाँ पर अध कटी फसल पड़ी हुई है। अब सोना, नींद पूरी करना, ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसने आटम को दी है। फिर उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट लाइन में ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, और तुम खशखाश की खुशबू के साथ मदहोश हो गई हो। अब मदहोश होना ये भी एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने आटम को दी है। उसके बाद वो कहता है स्पेयर द वाइल्ड आई हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वाद एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, और तुम्हारे दरांती ने फसल को काटने का और इसके साथ मुंसलिक फूलों को काटने का अमल भी छोड़ दिया है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और उसके बाद फिर आगे उसको एक ग्लीनर कहकर ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करता है जो कहता है एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, और तुम नदी पर मुश्किल मजाजी से वज़न उठाकर चलती हो एक खोशा चीन की तरह। यानी ये भी खोशा चीन की तरह मुश्किल मजाजी के साथ नदी की दूसरी जानब जाना, ये भी एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने ऑटम सीज़न को दी है। इस तरह सेकंड स्टेंजा अगर हम देखें तो ये तकरीबन इसमें तमाम लाइंस जो हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइंस जो हैं, उसमें पोइट ने बहुत ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की तरफ जो कि है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है द बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी दो अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। और अगर हम अब इस पोइम में देखें तो इस पोइम की लाइन नंबर 1 में पोइट कहता है मिस्ट्स और मेलो, ये दोनों वर्ड्स यानी मिस्ट्स और मेलो ये दोनों एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये एलिट्रेशन है। लाइन नंबर 3 में हिम और हाउ दोनों एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में राउंड रन दोनों आर लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 6 फिल फ्रूट, लाइन नंबर 9 फ्लावर फार, लाइन नंबर 10 में दे थिंक, लाइन नंबर 15 विनोइंग विंड, लाइन नंबर 17 स्पेयर्स स्वाथ, लाइन नंबर 23 सॉन्ग्स स्प्रिंग, लाइन नंबर 24 थिंक देन, लाइन नंबर 25 बार्ड ब्लूम, लाइन नंबर 29 लाइट लिव्स, लाइन नंबर 30 लैम लाउड। ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये एलिट्रेटिव वर्ड्स हैं, यानी इन लाइंस में पोइट ने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। एलिट्रेशन का डिटेल्ड यूज़ देखने के बाद अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की जानिब जो कि है हाइफन वर्ड्स। हाइफन एक छोटी सी लाइन को कहते हैं जो कि दो वर्ड्स के दरमियान होती है, यानी कंपाउंड नाउन बनाने के लिए दो नाउन्स को अगर हमने कंपाउंड नाउन बनाना हो तो उसके लिए हम दरमियान में हाइफन लगा के एक हाइफन वर्ड बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पोइम की लाइन नंबर 2 में पोइट कहता है क्लोज बोसम फ्रेंड। अब बोसम फ्रेंड इन दोनों के दरमियान हाइफन है तो ये हाइफन वर्ड है। इसी तरह से लाइन नंबर 4 में थैच ईव्स, लाइन नंबर 5 में कॉटेज ट्रीज़, लाइन नंबर 11 ओवर ब्रिम्ड। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2 की 4th लाइन में सॉफ्ट लिफ्टेड, स्टेंजा नंबर 2 की 5th लाइन में हाफ रीप्ड, 10th में साइडर प्रेस। उसके बाद स्टेंजा नंबर 3 में अगर हम देखें तो स्टेंजा नंबर 3 की 3rd लाइन में सॉफ्ट डाइंग, लाइन नंबर 4 में स्टबल प्लेन्स, लाइन नंबर 8 फुल ग्रोन, लाइन नंबर 9 हेज क्रिकेट्स, लाइन नंबर 10 रेड ब्रेस्ट, लाइन नंबर 10 गार्डन क्रॉफ्ट। ये थी इस पोएम में यूज़ होने वाले हाइफन्ड वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।